Good morning, students. In the last video of class 12 business studies, we discussed a lots of case studies related to chapter planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Today, we will also discuss few important case studies related to chapter directing as well as the controlling. Such kind of case study will helps to understand the concept discussed in the chapter directing as well in the controlling, as well as it will helps to solve the case studies given your practical problem given you in your book. So let's discuss it. The first case study is related to how SACO defense control the situation. The total case study is based on the articles. At SACO defense, lack of quality had created a crisis when the government shut it down because it was not meeting quality standard. SACO brought back a TQM total quality management program that had restored quality, increased production and decreased cost. Based in SACO, Maine, the 170-year-old defense company was unable to adapt to the US Navy quality standard. Although SACO weapons work well, the government cautioned the company's quality practices and policies. एक SACO डिफेंस कंपनी है जिसका काम है डिफेंस के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना, एज वेल एज लास्ट फ्यू ईयर्स से ये देखा जा रहा है कि जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं, SACO डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्वालिटी में काफ़ी कमी आई है. तो उसको दूर करने के लिए SACO ने टोटल क्वालिटी प्रोग्राम को लॉन्च किया ताकि वो अपनी प्रोडक्शन की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सके एज़ वेल एज़ द कॉस्ट को डिक्रीज़ कर सके. बिकॉज SACO जो है 178 साल पुरानी एक ओल्ड डिफेंस कंपनी है जो कि US नेवी क्वालिटी स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पा रही है. यानी SACO का जो कंपटीशन है वो US नेवी कंपनी से है और SACO मेन कंपनी है वो 178 साल पुरानी डिफेंस कंपनी भी है. सो SACO वेपन्स वर्क वेल, द गवर्नमेंट क्वेश्चन द कंपनीज क्वालिटी प्रैक्टिसेस पॉलिसी. तो उसके लिए क्वेश्चंस पूछे गवर्नमेंट ने कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आपकी क्वालिटी क्यों घट रही है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन एम्प्लॉइज डिस्कवर्ड अ डिफेक्टिव बोल्ट नियर द कंप्लीशन ऑफ द असेंबलिंग प्रोसेस, द ऑपरेटर वुड रिप्लेस द बोल्ट बट नॉट डॉक्यूमेंट द प्रॉब्लम. यानी कि अगर कोई भी ऑपरेटर है या फिर मैन्युफैक्चर है या कोई एम्प्लॉइज़ है, अगर कंप्लीशन के टाइम कोई भी बोल्ट डिफेक्टिव निकल जा रहा है, बोल्ट जो जिसकी हेल्प से हम लोग डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अगर वो ख़राब निकल जाता है तो ऑपरेटर उसको रिप्लेस तो कर रहा है बट उसको प्रॉब्लम को लिख कहीं नहीं रहा है, यानी उसको डॉक्यूमेंट नहीं बना रहा है. द प्रेजेंस ऑफ वन डिफेक्टिव बोल्ट माइट मीन दैट अदर्स फ्रॉम द सेम सप्लायर और बैच वेयर ऑल्सो बैड बट वी वेयर गोइंग अनडिटेक्टेड. यानी कि जहाँ से वो बोल्ट आ रहा है, जो भी सप्लायर हमें वो बोल्ट सप्लाई कर रहा है, अगर मैन्युफैक्चर के दौरान वो बोल्ट ख़राब निकल जा रहा है या फिर वो वर्क नहीं कर रहा है, सो एट दिस टाइम हमें इन्फॉर्म तो करना चाहिए अपने सुपीरियर्स को कि सर बार बार बोल्ट ख़राब हो जा रहा है, आप बोल्ट चेंज तो कर रहे हो बट उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो या डॉक्यूमेंट नहीं बना रहे हो. The presence of one defective bolt might mean that the others from the same supplier or batch were also bad but were going undetected. Without follow-up, the underlying materials problem would not be unidentified and resolved, जिसके कारण जो मटेरियल की प्रॉब्लम है वो ना तो आइडेंटिफाई हो पा रही है ना रिजॉल्व हो पा रही है. To solve these problems, SACO Defense went through an organizational transformation. The key elements were empowering employees by giving them the responsibility and accountability for their performance, including the authority to halt production to correct problems. अब SACO डिफेंस कंपनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ चेंजेस किए, कुछ एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए. पहला कि एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करेंगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, अकाउंटेबिलिटी देंगे, एज वेल एज उनको अथॉरिटी भी देंगे ताकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको नोट डाउन करें, इसको डील करें. Second, forming work cells, that is a small business within the company that manage their production with limit supervision. यानी कि कंपनी के
कंपनी के साथ जो भी स्मॉल बिजनेसेस अटैच हैं उनको मैनेज करने के लिए एक लिमिट सुपरविजन की प्रोवाइड किया जाएगा, यानी उनको वर्क सेल प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड वन, रिड्यूसिंग द वर्कफोर्स फ्रॉम 760 टू अबाउट 450 एम्प्लॉयज़ एंड एलिमिनेटिंग सेवरल लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। और इसके लिए क्या किया गया कि वर्कफोर्स जो है, जो हैवी वर्कफोर्स है 760 से घटा के 450 एम्प्लॉयज़ कर दिया गया और कई तरह के जो मैनेजमेंट के लेयर्स है उसको ख़त्म कर दिया गया। In addition, ongoing improvements projects at the company range from reducing cycle time and product cost to implementing program for skill integration. Productivity has increased, turnover is down, and the company plans to expand its international business. यानी प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ हुई बट टर्नओवर डाउन हुआ और कंपनी कंपनी ने प्लान किया कि वो अब इंटरनेशनल बिजनेस भी करेगी। ये जो पूरी केस स्टडी है वो 1998 में पब्लिश हुई थी और ये केस स्टडी इज़ अ ट्रू केस स्टडी और ये केस स्टडी विच आर रिलेटेड टू द सैनको कंपनी से है। और देखिए ये केस स्टडी आपके सामने प्रेजेंट की जो बिहेवियरल कॉन्सेप्ट में है, यानी केस स्टडी एक्चुअली में ऑकर्ड हुई थी। अब उस केस स्टडी को आपको प्रोवाइड किया गया। दिस केस स्टडी ऑल्सो पब्लिश्ड इन द NCERT बुक ऑन पेज 225। सो फ्रॉम द अबव केस स्टडी, द फर्स्ट वन, विच स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग इज रिफ्लेक्टेड इन पैरा 2 ऑफ द अबव केस। यानी कि आपने जो पैरा 2 पढ़ा उसमें कंट्रोलिंग का कौन सा प्रोसेस देखने को मिल रहा है। तो देखिए पैरा नंबर 1 में प्रॉब्लम बताई गई है और पैरा नंबर 2 में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शंस बताए गए हैं कि उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये किया गया, ये किया गया, ये किया गया। सो बेसिकली आपने जो स्टडी किया है वो बेसिकली ये किया है कंट्रोलिंग से रिलेटेड। सो आई होप the para number 2 explain about the fourth step of controlling, that is taking corrective action. Fifth step of controlling, that is taking corrective action. This is the final step in which manager takes corrective measures to bring back everything on the track in the organization, that is according to set plans. Correction are required in key result areas which are critical to the success of the organization or in areas where deviation go beyond the permissible limits. Corrective actions may involve training of employees, hiring labor for extra time, replacement of machinery. Sometimes if deviation cannot be corrected despite the best effort of managers, standard may be revised. So you can see in the second para of the above case study कि जितनी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के करेक्टिव एक्शंस को फॉर्म किया जा रहा है। करेक्टिव एक्शंस के लिस्ट बनाई गई है कि इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स उठाएं। जैसे समय लॉकडाउन चल रहा है, इस समय कोरोना वायरस की प्रॉब्लम चल रही है, सो उसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट टाइम पे गाइडलाइन इशू कर रही है। उसी तरह से सैनको कंपनी के सामने भी कई तरह की प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए उसने टेकिंग करेक्टिव एक्शंस लिए। इसको और ईजी समझने के लिए एक टेबल आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, कॉजेज़ ऑफ डेविएशन एंड करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन। यानी अगर आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए किस तरह के करेक्टिव एक्शंस को फॉलो अप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेक्टिव मटेरियल, सो इन दिस सिचुएशन चेंज द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, यानी क्वालिटी मटेरियल की क्वालिटी को इंस्पेक्ट करने के लिए आप चेंज कर दीजिए। सेकेंड, डिफेक्टिव मशीनरी है तो रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी कर लीजिए। डिफेक्टिव प्रोसेस है तो मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग प्रोसेस कर लीजिए। डिफेक्टिव फिजिकल कंडीशन है तो इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क कर लीजिए। सो दिस काइंड। Number second question is explain the principle that are followed while taking corrective action. तो it is a very memory based question. You know कि जब भी हम कोई corrective action लेते हैं तो they are basically two kind of principle followed in the controlling process. याद आया? Got it? Yes. The first one is critical point control and second one is a management by exception. Yes. The two principles that are followed while taking corrective action, the first one is a take critical point control. According to this principle, control system should first focus on key result areas which are critical to the success of the organization. It is because it is not possible to keep a check on all the activities of the enterprises. Therefore, if anything goes wrong at the critical points or key areas, immediate action should be taken. Critical point control ये कहता है कि एक मैनेजर, एक मैनेजमेंट सब चीज़ों पे कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, इसलिए उसे सबसे पहले उन एरियाज़ पे फोकस करना चाहिए जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा इफेक्ट होती है।
For example, 5% increase in labor cost is more critical than 20% increase in the postal charge. So 5% increase in labor cost will affect profitability. The second principle is management by exception. It suggests that if manager tries to control everything, he may end up in controlling nothing. Thus, in context, it is stated that manager should be first handle the deviation which are beyond a specific range, and he should not waste his time and energy in find solution of minor deviation. The example given, 2% increase in labor cost is acceptable range of deviation. If the labor cost exceed beyond 2%, immediate action should be taken. यानी पहले तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लेबर कॉस्ट और पोस्टल चार्ज. तो विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल प्रिंसिपल आपने फाइंड आउट किया कि लेबर कॉस्ट इज़ द मोस्ट क्रूशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द पोस्टल चार्ज, एंड देयर आफ्टर यू कैलकुलेट द एक्सेप्टेबल डेविएशन. यानी अगर लेबर कॉस्ट में एडवर्स चेंजेस आते हैं, लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ होता है, तो कितना परसेंट तक हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, हमारा बजट कितने तक अलाउ कर सकता है, 1%, 2%, 3%. सो विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट एक्सेप्शन वी कैलकुलेट द एक्सेप्टेबल डेविएशन, दैट इज़ लेबर कॉस्ट इंक्रीज बाई 2% और 3%. एंड अगर लेबर कॉस्ट उससे ज़्यादा बढ़ता है तो हम उस पर कंट्रोलिंग इस्टेब्लिश करते हैं और फिर उसके लिए हम लोग वर्क करते हैं. सो दिस इज़ अ केस स्टडी which are given in NCERT book, and it is a very important case study for you. Let's move to the second case studies. Sandhya is successful manager at Manishan's Enterprises. He has a team of 12 people working under her. She encourages them to set their own objective to take decision. She respects their opinion and supports them so that they can perform their duties and accomplish an organizational objective. To manage and exercise effective control, she uses forces within the group. As an intelligent manager, at times she also makes use of positive aspect of informal communication. This is why she is able to unify diverse interests and ensure that targets are met. It is a very easy question. तो संध्या एक सक्सेसफुल मैनेजर है जो मैनिसन्स इंटरप्राइजेज में काम करती है. उसकी पूरी टीम में 12 पर्सन वर्क करते हैं और वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लोगों को इनकरेज करती है, डिसीज़न लेती है और सबके द्वारा मिले गए ओपिनियंस एंड सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है ताकि वे अपने अपने ड्यूटीज़ को ईज़िली परफॉर्म कर सकें. कौन? एम्प्लॉइज़. और ऑर्गेनाइजेशन गोल को भी अचीव कर सकें. और टू मैनेज एंड एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल शी यूजेस फोर्सेज विद इन द ग्रुप. कई तरह के फोर्सेस को यूज़ करती है ताकि वह इफेक्टिव कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सके. एक इंटेलिजेंट मैनेजर के टाइम में उसने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरह यूज़ किया है, यानी उसने सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन की हेल्प नहीं ली है. शी ऑल्सो टेक्स द हेल्प ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. दैट्स वाई शी इज़ एबल टू यूनिफाई डाइवर्स इंटरेस्ट एंड इंश्योर द टारगेट आर मेट. बेसिकली सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये गेस करिए कि दिस केस स्टडी इज़ रिलेटेड टू विच चैप्टर. देखिए यहाँ पे बात हो रही है टीम वर्क की. 12 पर्सन की टीम वर्क है और इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि टेक डिसीज़न की बात हो रही है. सो डिसीज़न लेने का जो काम होता है वो जनरली होता है डायरेक्टिंग में. जब हम काम करते हैं उस समय डिसीज़न लेते हैं तो डायरेक्टिंग का होता है. उसमें ये भी दिख रहा है कि वो सबके ओपिनियंस एंड सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट भी करती है, उनके ओपिनियंस को भी रिसीव करती है. तो ये एक लीडरशिप की क्वालिटी है, बता रहा है कि संध्या के अंदर 20 पीपल्स वर्क कर रहे हैं, 12 पीपल वर्क कर रहे हैं, सॉरी. सो द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, देयर आर मेनी थ्योरीज एंड स्टाइल्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल बिहेवियर्स. आइडेंटिफाई द स्टाइल यूज बाय संध्या विच इज़ बेस्ड ऑन द यूज ऑफ अथॉरिटी. सोचिए. सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट 2 पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन डिस्कस अबव विच संध्या इज यूजिंग एज एन इंटेलिजेंट. दोनों के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं अभी तक कि संध्या ने जिस तरह से जो टेक्निक यूज़ की है लीडरशिप की, सो वो है डेमोक्रेटिक, बिकॉज उसने अपने फॉलोअर्स की भी हेल्प ली है डिसीज़न लेने में, उनके सजेशन का रिस्पेक्ट भी किया है. दूसरी बात, 2 पॉजिटिव एक्सेप्ट पूछा गया कम्युनिकेशन का. ये बात क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ किस कम्युनिकेशन की बात हो रही है. तो उसने फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को भी यूज़ किया. सो इस क्वेश्चन में आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के 2 पॉजिटिव इफेक्ट बताने हैं, बिकॉज संध्या ने उसे बहुत ही इंटेलिजेंस
बहुत ही इंटेलिजेंट वे में उसको यूज़ किया है. So the first answer is the style of leadership used by Sandhya is democratic leadership. A democratic leader takes decision after consultation and encourage the participation of subordinates. This leadership style is more common and popular as it ensures achievement of goals when they are set with the acceptance of the subordinates themselves. A democratic leader provides freedom of thinking and listening to suggestions, grievances, and opinions of the subordinates. This improves the attitude of the employees towards their jobs and the organization, thereby increasing their morale. So, we can say that कि संध्या ने डेमोक्रेटिक लीडरशिप का सहारा लिया है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर कोई भी लीडर डिसीज़न लेने से पहले अपने सबऑर्डिनेट्स से कंसल्ट करता है और उनके पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है. This style is a mutual benefit which allows subordinates to become part of team and help leaders to make better decisions. As shown in the figure, the leader involves subordinate in decision making. So this figure helps to understand the concept of democratic leadership style. So you know very well, democratic leadership style is also known as a group-centered leadership. ए इज़ अ लीडरशिप हु कंसल्ट विद द ग्रुप. ए जो है वो लीडर है, वो सबसे कंसल्ट करता है, कंसल्ट करने के बाद ही कोई डिसीजन लेता है, जैसे कि संध्या कर रही है इस क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज़ किस तरह के कम्युनिकेशन का वो अच्छे से यूज़ करिए. द आंसर यू नो वेरी वेल, द आंसर इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. द टू पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आर prescribed lines of communication are not followed, thus it facilitates quick feedback and spread communication faster. The first advantage of informal communication ये है कि इसमें तुरंत फीडबैक मिलता है और इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ही तेज़ी से लोगों तक फैलती है in comparison to the formal communication. The second positive effect of informal communication is it provides a sense of belongingness and gives due respect to social and physiological needs. You know very well, there are basically 5 needs of human being according to Abraham Maslow: basic physiological needs, safety and security needs, social needs, esteem needs and self-actualization needs. So एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्ति को सोशल नीड्स की भी ज़रूरत होती है. सो विद दी हेल्प ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम उनके साथ एक बिलोंगनेस, एक फ्रेंडली बिहेवियर डेवलप करते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है और उनके मन का जो हेजिटेशन है वो भी दूर होता है और उनकी सोशल नीड भी फुलफ़िल होती है. जो टेंशन भरे माहौल में वो काम कर रहे हैं वो टेंशन काफ़ी हद तक कम होता है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस स्टडी. फर्स्ट ऑफ ऑल आप केस स्टडी को स्टडी करने के बाद गेस करिए कि दिस केस स्टडी इज रिलेटेड टू विच चैप्टर. Kappel and Company is a large manufacturing unit. Recently, the company had conducted time and motion studies and concluded that on an average, a worker could produce 300 units per day. However, it has been noticed that the average daily production per worker is in the range of 200 to 225 units. इस पूरे केस स्टडी का फर्स्ट पैरा कह रहा है कि कपेल एंड कंपनी एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं. उसने रिसेंटली अपनी कंपनी का टाइम एंड मोशन स्टडी कराया और इस कंक्लूजन पे पहुंची है कि वर्कर जो है वो 300 यूनिट पर डे बना सकते हैं, कुड प्रोड्यूस 300 यूनिट्स पर डे. बट ये नोटिस किया गया कि डेली बेसिस पे एक वर्कर जो यानी पर वर्कर 200 से 225 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पा रहा है. यानी अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें यानी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वो है 300 यूनिट्स, जबकि एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस जो है 200 से 225 यूनिट्स पर वर्कर आ रहा है. आते हैं क्वेश्चन पे. नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड identify the steps in the process of this function which help in finding out that the actual production of a worker is less than the set target. मुझे तो केस स्टडी पढ़ने से ही समझ में आ गया था कि this case study is related to the controlling. So the right answer is function of management refers as controlling because यहाँ पे standard और actual performance की बात आ रही थी. So the step in this process that help in finding out the actual production is less than the set target are
the two function of that is setting performance standard, and number two is measurement of actual performance. Studying of the above case study, you can see this कि कपिल लिमिटेड ने टारगेट देखा है, स्टैंडर्ड रखा है 300 यूनिट्स पर डे का, क्योंकि उसने टाइम एंड मोशन स्टडी सब डिस्कस करने के बाद उसने ये डिसाइड किया कि एक वर्कर जो है 300 यूनिट तक तो बना सकता है एक दिन में, लेकिन एक्चुअलिटी में 200 से 225 यूनिट ही बन रहा है. सो यहाँ पे दो स्टेप्स आपको देखने को मिल रहे हैं, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड एंड नंबर टू मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. सो the first step of followed in this process, in this controlling process, that is setting performance standard. Standard are the criteria against which actual performance would be measured. These serves as benchmark towards which an organization strives to work. The first step of the controlling process to establish standard against which the actual result are to be evaluated. Standards are set in quantitative as well as the qualitative terms, but managers should try to set standards in quantitative terms which can be easily measured and compared later on. If standards are set in qualitative terms, an effort must be made to define them clearly for easy measurement. Due to changes taking place in internal and external environment, the standard needs to be revised regularly. The second step followed by Kapil and Company, that is measurement of actual performance. Once the standards are fixed, the next step is to measure the actual performance. Generally, it is conducted by the manager to analyze the overall efficiency level of the employees. While measuring the performance, objective and reliable methods should be used, such as sample checking, preparing reports, personal observation. Measurement should be done after the task completed. However, sometimes performance can be measured during the performance to ensure regular control over the activity. Usually in a large organization, the certain pieces are checked at random instead of checking the whole lot. This is called sample checking. And number third, comparison of actual performance with the standard. This steps involves comparison of actual performance with the standard. Such comparison helps in revealing the deviation between actual and realized result. Comparison becomes easier when standards are set in quantitative terms. So after discussing the first three steps of controlling process, we find that in this paragraph, the first step followed by Kapil and Company, that is setting up standard, that is 300 units per day, and as well as for one worker, एक वर्कर के थ्रू 300 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस हो सकता है. बट आफ्टर द taking the case study, we see that 200 to 225 units produced by, so the measurement of actual performance is based on 200 to 225 units produced by per day produced by worker. So the first step is target, that is 300 units. Second step is the measurement of actual performance, that is 200 to 225 units per day. And the third steps, that is comparison of actual performance with standard. You know, if you're taking a base 300 to 225, that is 75, there's a deviation between 75 to 100 units. That is called comparison of actual performance with standard. So हमने actual performance को अगर standard के साथ compare करें तो 75 से 100 यूनिट्स पर डे का डेविएशन आ रहा है पर लेबर के साथ. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस केस स्टडी. To complete the process of function identifying in number 1 and to ensure the performance as per the time and motion study, explain what further steps a manager has to take. यानी कपिल कंपनी का जो आपने शुरू का 3 स्टेप देखा कि उसने 300 यूनिट्स पर डे डिसाइड किया एज अ स्टैंडर्ड फॉर द वर्कर, एंड एक्चुअलिटी में वर्कर 200 से 225 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यानी डेविएशन जो है वो लगभग 75 से 100 यूनिट्स का डेविएशन पर वर्कर आ रहा.
अब आपको उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए आप आगे क्या सजेस्ट करेंगे कंपनी को कि वो क्या करे ताकि वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सके? यू नो वेरी वेल, वी फॉलो द नेक्स्ट स्टेप, another steps of the controlling process, that is analyzing deviation and taking corrective action. So the first step is analyzing deviation. You know very well, under this step deviation is the key areas of business need to be attended on urgent basis as compared to deviation in certain insignificant areas. There is a need to determine the acceptable range of deviation in all the operation areas. So you know कि अगला स्टेप हमारा रहेगा डेविएशन को एनालाइज करना। डेविएशन एनालाइज करना मतलब हमने ये देखा कि बेसिकली 75 से 100 यूनिट्स का डेविएशन आ रहा है फ्रॉम द स्टेप नंबर 3, कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। सो 75 से 100 यूनिट में से कितना यूनिट हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, यानी कितना यूनिट्स तो शॉर्ट हो सकता है मे बी। तो हमने कई सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिली कि रॉ मटेरियल्स में कमी थी, या फिर लाइट्स नहीं थी, या फिर मशीन ख़राब हो गई थी, रॉ मटेरियल्स प्रॉपर अरेंज नहीं हो पाया था, लेबर्स की शॉर्टेज। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ कॉजेस टू द नॉन अचीवमेंट ऑफ गोल। यानी अगर आपने गोल अचीव नहीं किया है तो आपके सामने कई सारी प्रॉब्लम होंगी, इसलिए आपने अचीव नहीं किया। सो 75 से 100 यूनिट्स का जो डेविएशन आ रहा है, इसके कई रीज़न हो सकते हैं। सो उन रीज़न को एक्सेप्ट करने के बाद, एनालाइज करने के पास, आफ्टर डैट आपको ये निकालना बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें से 25 यूनिट्स तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। दैट इज़ अगर हम लोग बात करें एक हायर प्रॉब्लम को लेकर, तो सपोज़ अगर हम मान लेते हैं 300 यूनिट्स का स्टैंडर्ड था, 225 यूनिट्स हमने एक्चुअल किया और 75% का यूनिट का डेविएशन आया, 25 यूनिट्स तक का डेविएशन चलता है, 50 यूनिट्स क्यों कम हो रहा है? यानी जितनी प्रॉब्लम ने स्टडी की है, प्रॉब्लम स्टडी के माने हमने लगा कि यार 25 यूनिट्स तक का शॉर्टेज हो सकता था क्योंकि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आई, यानी एक्चुअलिटी है। तो 50 यूनिट्स का जो डेविएशन आया उसको लेकर हमें करेक्टिव एक्शन लेने चाहिए। दिस अ फाइनल स्टेप इन द विच मैनेजर टेक्स करेक्टिव मेजर टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग ऑन द ट्रैक इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो 50 यूनिट्स कम काम हुए पर वर्कर की बात हो रही है, एज अ होल नहीं बात हो रही, पर वर्कर पर डे। सो एक वर्कर ने एक दिन में 50 यूनिट कम बनाए, इतना हमारे लिए क्वेश्चन आ जाएगा। 25 यूनिट्स को मैंने इसलिए लेफ्ट कर दिया क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम थी। सो उस प्रॉब्लम को देखते हुए अब नेक्स्ट टाइम ये 50 पर यूनिट्स का जो ड्रॉबैक है, जो लेफ्ट पॉइंट है, वो ना आए। यानी कि हमें ये प्रॉब्लम फिर दोबारा दिखाई ना दे कि एक वर्कर 50 यूनिट से कम की प्रोडक्शन करे। यानी कि अब प्रोडक्शन कम से कम 275 यूनिट से अबव होना चाहिए। 300 में 725 एक्सेप्टेबल है, 275 से अबव प्रोडक्शन होना चाहिए। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए कई स्टेप्स उठाने चाहिए। स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं टेकिंग करेक्टिव स्टेप्स। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस में हम लोग कई तरह की एक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं, लाइक ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, हायरिंग लेबर फॉर एक्स्ट्रा टाइम, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी। सो मटेरियल्स के सप्लायर्स को चेंज कर देते हैं, मशीन को चेंज कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम के लिए वर्क कर सकते हैं। एज वेल एज अगर इन सब कुछ करने के बाद भी, अगर इतना स्टेप्स करने के बाद भी हम तब भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, यानी पर डे हम 300 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, सो इसका मतलब कमी हमारे परफॉर्मेंस में नहीं है, कमी स्टैंडर्ड्स में। सो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए लिखा है स्टैंडर्ड में बी रिवाइज्ड। समटाइम्स इफ़ डेविएशन कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी डेविएशन करेक्ट नहीं आ रहा है, डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट ऑफ मैनेजर कई मेहनत कर रहा है तो भी वर्कर्स जो है 300 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। सो सिचुएशन को हमें अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर देना चाहिए। हो सकता है स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसके कारण हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उस डेविएशन को, उस एक्चुअल स्टैंडर्ड्स को, एक्चुअल गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सो बेसिकली इन द टुडेज़ वीडियो at the last we discussed a different case studies related to the chapter directing as well as the controlling. In this case study we also discussed the fourth element of directing, that is leadership, supervision, motivation and communication. As well as in the controlling we discussed with the help of this case study the process of controlling and the advantage of controlling.
Apart from this, I hope you will understand this concept is very easy. If you have any kinds of doubt or suggestion related to this topics, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.